जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां कोई एक बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स कार चला रहा है, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर एकदम मजबूती से है और नजरें सामने सड़क पर है। और उस इंसान को पूरा यकीन है कि गाड़ी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। बिल्कुल, उसे लगता है कि कब स्पीड बढ़ानी है, कब ब्रेक लगाना है, ये सब उसका अपना एकदम तार्किक और सोचा समझा फैसला है। लेकिन असली खेल तो कहीं और चल रहा होता है। सही कहा। क्या हो अगर अचानक ये पता चले कि वो स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के टायरों से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अरे बाप रे, मतलब वो बस एक दिखावा है। हाँ, वो बस एक खिलौना है। असली गाड़ी तो डिक्की में बैठा एक ऐसा सिस्टम चला रहा है जिसे किसी की भलाई से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ लाखों साल पुराने कुछ सर्वाइवल प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है ना? एकदम सही। और आगे बैठने वाला इंसान बस स्टीयरिंग घुमाकर खुद को एक झूठी तसल्ली दे रहा है कि ड्राइविंग वो कर रहा है। ये सच में एक बहुत ही भयानक और दिमाग को हिला देने वाला सच है। न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान की दुनिया दरअसल इसी बिंदु से शुरू होती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम जो सोर्सेज खंगाल रहे हैं, उनका मुख्य विषय यही है, इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा धोखा। एक ऐसी दुनिया जहां हम खुद को बेहद समझदार मानते हैं, लेकिन असल में डार्क साइकोलॉजी और दिमाग के वो खुफिया हिस्से हमारे हर कदम को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी बिना हमारे सोचे समझे। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस समस्या को देखना नहीं है, हम उन मैकेनिज्म्स को डिकोड करेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कंट्रोल में हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड या सचेत दिमाग असल में फैसले नहीं लेता, तब असली क्लैरिटी आती है। तो मतलब हमारा सचेत दिमाग सिर्फ एक पीआर डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। हाँ, एकदम एक पीआर मैनेजर की तरह, जिसका इकलौता काम उन फैसलों को सही ठहराने के लिए लॉजिकल कहानियां गढ़ना है जो हमारे अवचेतन दिमाग ने बहुत पहले ही ले ली हैं। भावनाओं के आधार पर। बिल्कुल, भावनाओं के आधार पर। तो चलिए इस एवोल्यूशनरी ट्रैप को, यानी इस विकासवादी जाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम सच में इतने तार्किक नहीं हैं, तो हमारा दिमाग इस तरह से काम क्यों करता है? इस पूरी डायनामिक को समझने के लिए हमें उस इंजन को समझना होगा जो इस गाड़ी को असल में चला रहा है, और इसका सीधा कनेक्शन हमारे एवोल्यूशनरी इतिहास से है। मतलब लाखों साल पहले की बात? हाँ, देखिए, भाषा, तर्क, गणित, ये सब इंसान ने एवोल्यूशन के नजरिए से बहुत हाल ही में सीखे हैं। लेकिन डर, गुस्सा और आकर्षण जैसी भावनाएं बहुत पुरानी हैं। शुरुआती इंसानों के लिए तो ये सर्वाइवल का टूल रहा होगा। एकदम। खतरे को देखकर एनालाइज करना उस वक्त मौत का कारण बन सकता था। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करे। झाड़ियों में कुछ हिला, बस तुरंत भागो। तो ये सिस्टम उस समय के लिए तो परफेक्ट था। हाँ, लेकिन समस्या भावनाओं का होना नहीं है, बल्कि उनका आज के आधुनिक और जटिल दौर में इस्तेमाल होना है। इसे मैं एक तरह से ऐसे देखती हूँ जैसे किसी ने एक नए अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर में पत्थर युग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। मशीन नई है, लेकिन प्रोसेसिंग का तरीका वही पुराना है। हमारा दिमाग स्टॉक मार्केट या सोशल मीडिया के लिए नहीं बना था। फिर भी यही पुराना इमोशनल सिस्टम इन जटिल फैसलों को चला रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर हमारी भावनाएं इतनी ही आउट ऑफ डेट हैं और हम पूरी तरह इर्रेशनल हैं, तो हम हर वक्त खुद को ही बेवकूफ कैसे बना रहे हैं? मतलब हमने चांद पर कदम कैसे रख दिया? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चांद पर जाने की जो तकनीक थी वो निश्चित रूप से लॉजिक और गणित का कमाल थी। हाँ, रॉकेट साइंस तो लॉजिकली होगी। लेकिन चांद पर जाने का जो जुनून था, जो कोल्ड वॉर के दौरान की होड़ थी, वो पूरी तरह से डर, ईगो और भावनाओं पर टिकी थी। लॉजिक सिर्फ एक औजार है, और उस औजार को किस दिशा में इस्तेमाल करना है, ये फैसला आज भी भावनाएं ही करती हैं। बिल्कुल। और भावनाओं की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो सच्चाई नहीं नापती, वो सिर्फ तीव्रता या इंटेंसिटी नापती हैं। मतलब अगर किसी इंसान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो उसका दिमाग उस इंटेंसिटी को ही सच मान लेता है। सही कहा। उसे लगता है कि अगर मैं इतना नाराज हूं तो यकीनन सामने वाला गलत ही होगा। इसे अफेक्ट ह्यूरिस्टिक कहते हैं। तो दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि खतरा एक असली जंगली जानवर का है या फिर बॉस के कड़क ईमेल का। एकदम नहीं कर पाता। दिमाग का जो हिस्सा थ्रेट को प्रोसेस करता है, एमिगडाला, वो दोनों ही स्थितियों में एक ही तरह का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। और तब हमारा लॉजिकल दिमाग शट डाउन हो जाता है। हाँ, एमिगडाला हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शाब्दिक रूप से बंद कर देता है। अच्छा, अगर ये इवोल्यूशनरी ग्लिच इतना ही साफ है, तो फिर इंसानी समाज ने इसके खिलाफ कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाया? जब हम बड़े पैमाने पर देखते हैं, जिसे हमारे सोर्सेज मैक्रो इफेक्ट कहते हैं, तो बड़े संस्थान भी इसमें फंस जाते हैं।
बिल्कुल फंसते हैं। जब हब समूह में होते हैं तो ये पुराने सॉफ्टवेयर बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वहां तो कोई अनपढ़ लोग नहीं थे, वॉल स्ट्रीट के सबसे बेहतरीन दिमाग थे वहां। हाँ, और उनके पास दुनिया भर का डेटा और रिस्क असेसमेंट मॉडल्स भी थे। फिर भी सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया। उन्होंने चेतावनियों को अनदेखा क्यों किया? क्योंकि उनके पास जो मॉडल्स थे वो गणित के हिसाब से परफेक्ट थे, लेकिन उन मॉडल्स ने लालच और जो फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो होता है उसके न्यूरोलॉजिकल असर को कैलकुलेट नहीं किया था। मतलब जब सब पैसा कमा रहे हो तो तार्किक सावधानी बेवकूफी लगने लगती है। एकदम सही। एवोल्यूशनरी नजरिए से झुंड से अलग होना एक सर्वाइवल थ्रेट है। दिमाग को लगता है कि अगर मैं इस झुंड का हिस्सा नहीं बना तो मैं मारा जाऊंगा। तो वो डेटा को इग्नोर नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका दिमाग उस डेटा को प्रोसेस करने के काबिल ही नहीं बचा था। दिमाग पूरी तरह से डोपामाइन के नशे में था। इसे इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। एक कमरे में बैठे लोग एक दूसरे के उत्साह को सोख लेते हैं और फिर किसी भी एक व्यक्ति की रैशनल आवाज उस शोर में दब जाती है। ये पैटर्न तो इतिहास में भी बहुत दिखता है। हमारे सोर्सेज में प्राचीन एथेंस का भी जिक्र है। हाँ, पेरिकल्स के दौर का एथेंस। पेरिकल्स की सबसे बड़ी खूबी उनका अपनी भावनाओं पर कंट्रोल था। उन्होंने एक बहुत ही अनुशासित रणनीति पर टिके रहने पर जोर दिया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो नए नेता आए वो महत्वाकांक्षा और डर से भरे हुए थे। बिल्कुल, और उन्होंने सिसिलियन एक्सपेडिशन जैसा भयानक फैसला लिया जो पूरी तरह से आत्मविश्वास और उत्तेजना पर आधारित था, ना कि तथ्यों पर। नतीजा ये हुआ कि एथेंस की पूरी नेवी और आर्मी तबाह हो गई। मतलब जब समूह जज्बाती होता है तो वो फैक्ट्स पर बात करने वालों को दुश्मन मानने लगता है। हाँ, क्योंकि फैक्ट्स उनके उस इमोशनल हाई को खराब कर रहे होते हैं। सिस्टम इंसान ही बनाते हैं, और जब इमोशनल मोमेंटम बढ़ता है तो कोई भी डेटा उस बाढ़ को नहीं रोक पाता। ये तो हुई बड़े आर्थिक और ऐतिहासिक संकटों की बात, लेकिन अब अगर हम माइक्रो इफेक्ट की बात करें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी तो इसी से चल रही है। बिल्कुल, ये अतार्किकता आम लोगों के रिश्तों को भी खोखला कर रही है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है क्योंकि वो बार बार गलत इंसानों की तरफ आकर्षित होते हैं। रेड फ्लैग साफ दिख रहे होते हैं, फिर भी किस्मत या बैड लक असल में इंसान के ईगो को बचाने का सबसे बेहतरीन टूल है। दिमाग कभी भी रैंडमली किसी की तरफ आकर्षित नहीं होता। तो वो क्या ढूंढ रहा होता है? वो पुराने इमोशनल ट्रिगर्स ढूंढता है। इसे फेमिलियरिटी कहते हैं। अगर किसी को बचपन में अप्रूवल के लिए संघर्ष करना पड़ा तो वो ऐसा ही पार्टनर चुनेगा जो इमोशनली उपलब्ध ना हो। ये तो बहुत डरावना है। मतलब लोग ड्रामे को ही सच्चा कनेक्शन समझ लेते हैं। हाँ, इसे साइकोलॉजी में रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं। जब उन्हें कोई स्थिर और शांत इंसान मिलता है तो दिमाग को वो रिश्ता बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि वहां वो पुराना संघर्ष नहीं होता। तो हम अपनी गलतियों को पहचानने के बजाय किस्मत का बहाना बना लेते हैं। क्योंकि सच्चाई का सामना करना दिमाग के लिए दर्दनाक होता है, इसलिए वो ये झूठी तसल्ली चुन लेता है। अब देखिए, यहाँ बात काफी रोचक हो जाती है जब हम दबाव में फैसले लेते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले पढ़ाई टाल देता है। हाँ, ज्यादातर लोग इसे टाइम मैनेजमेंट की समस्या मानते हैं, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो ये टाइम का नहीं, इमोशंस को रेगुलेट न कर पाने का नतीजा है। शांत दिमाग से तो उसे पता है कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस में उसका जज्बाती दिमाग आराम चाहता है। वो कॉम्प्लेक्स टास्क को एक खतरे की तरह देखता है और फिर वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि वो उस पल के लिए दिमाग का सेल्फ सूदिंग मैकेनिज्म है। प्रिमिटिव दिमाग फ्यूचर के लक्ष्यों की परवाह नहीं करता, उसे तुरंत रिलीफ चाहिए। और अब इस प्रिमिटिव दिमाग को ट्रिगर करने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया जैसी मशीन है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आधुनिक युग ने इन कमजोरियों को एक नया हथियार बना दिया है। सोशल मीडिया तो सीधे हमारे उस पुराने स्टोन एज सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यहाँ आउटरेज यानी गुस्सा तथ्यों से कहीं ज्यादा तेज फैलता है। मतलब एक पोस्ट गुस्सा ट्रिगर करती है और एक फीडबैक लूप बन जाता है। हाँ, और फिर तार्किक बात करना असंभव हो जाता है। लोग सच्चाई पर नहीं, एक दूसरे के जज्बातों पर रिएक्ट करते हैं। और अगर कोई खिलाफ बात करे तो वो एक पर्सनल अटैक लगता है। और यहीं पर इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी यानी निश्चय का भ्रम पैदा होता है ना। बिल्कुल। जब भावनाएं चरम पर होती हैं तो एक केमिकल कॉकटेल दिमाग में रिलीज होता है। इससे एक झूठा आभास होता है कि हम बिल्कुल सही हैं। इसी वजह से लोग गलत बातों पर भी पूरे जोश से बहस करते हैं। हाँ, क्योंकि उस वक्त शक पैदा करने वाले सारे सर्किट्स बंद हो जाते हैं।
सबसे गलत फैसले अक्सर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लिए जाते हैं। ये तो हुआ वर्तमान का धोखा, लेकिन क्या हमारी खुद की यादें भी हमसे झूठ बोल रही हैं? जब हम पास्ट को याद करते हैं तो क्या वो भी फेक है? अगर हम इस मुद्दे को बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमारी याददाश्त कोई हार्ड ड्राइव नहीं है जहां फाइल सेव हो गई। हमारी यादें विकिपीडिया के पेज की तरह हैं। अच्छा, मतलब वो फिक्स नहीं है। एकदम नहीं। हर बार जब हम किसी पुरानी घटना को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस पेज को खोलता है, उसमें हमारी आज की भावनाओं के हिसाब से बदलाव करता है और फिर उसे एक नई फाइल के रूप में सेव कर देता है। हाँ, हम अतीत को वैसे याद नहीं रखते जैसा वो था, बल्कि वैसे याद रखते हैं जो हमारे आज के जज्बात को सही ठहराए। अगर कोई खुद को विक्टिम मानता है तो वो पुरानी बातों को और भी बुरा बनाकर याद रखेगा। बिल्कुल, दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि वो आज के दर्द या गुस्से को जस्टिफाई कर सके। अगर हमारा विकासवादी दिमाग, हमारी यादें और सोशल मीडिया सब हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं तो आखिर इस ट्रैप से बचा कैसे जाए? इसका तोड़ क्या है? इसका मकसद भावनाओं को खत्म करना नहीं है, वो तो असंभव है। मकसद है उनके साथ अपना रिश्ता बदलना। तो तार्किक होने का मतलब पत्थर दिल होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है भावनाओं और हमारे एक्शन के बीच एक फासला बनाना। अपने ही रिएक्शंस को किसी तीसरे इंसान की तरह ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हर वक्त अपने ही दिमाग का एनालिसिस करते रहना थका देने वाला नहीं होगा? इंसान जिंदगी को महसूस कैसे करेगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। लक्ष्य परफेक्शन नहीं है और ना ही जज्बातों को रोकना है। लक्ष्य बस उनकी ताकत को कम करना है, ताकि जब बड़े फैसले लेने हो तब लॉजिक ड्राइविंग सीट पर हो। बिल्कुल। जब हम ये पैटर्न समझ जाते हैं तो आने वाली भावना की लहर को पहचाना जा सकता है। आप अपने एक्शन को डिले कर सकते हैं। और इससे जो मिलती है उसे स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी कहते हैं। हाँ, इससे इंसान कम रिएक्टिव और कम प्रिडिक्टेबल बनता है। उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और तब दूसरों की अतार्किकता भी समझ आती है कि अब वो भी अपने इमोशंस के गुलाम है। सही कहा। यह जानकर हम उनके बुरे बर्ताव पर रिएक्ट करने के बजाय रणनीतिक रूप से जवाब दे सकते हैं। अपनी कमजोरी को मान लेना ही असली ताकत की शुरुआत है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से ये एकदम साफ हो गया कि इंसान उतना तार्किक नहीं है जितना वो खुद को समझता है। हम भावनाओं के आधार पर दुनिया की एक धुंधली तस्वीर देखते हैं और इसे सच मान लेते हैं, और फिर बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने सभी सुनने वालों के लिए एक छोटा सा लेकिन गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा विचार जो आगे सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। अपने किसी ऐसे बहुत ही मजबूत विश्वास के बारे में सोचिए जिस पर आप कभी सवाल नहीं उठाते, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा को लेकर हो, किसी रिश्ते को लेकर हो या अपनी खुद की किसी धारणा को लेकर। और खुद से ये पूछें कि क्या वो विश्वास किसी ठोस सच्चाई पर आधारित है या फिर वो सिर्फ आपके अतीत के किसी डर, किसी रिजेक्शन या सही साबित होने की जरूरत की उपज है, जिसे आपका दिमाग आज तक बस सही साबित करने में लगा हुआ है। इस एक सवाल पर विचार करना ही मैट्रिक्स से बाहर निकलने का और असली ताकत का पहला कदम है। बहुत ही शानदार विचार। इस डीप डाइव में बस इतना ही।